हेलो गुड मॉर्निंग। मैं राकेश सर। और आज हम लोग धारा विद्युत अर्थात करेंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वह टॉपिक्स होने वाला है किरचॉफ का नियम, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्लास 12th के लिए। तो किरचॉफ का नियम पढ़ेंगे, उसके बाद किरचॉफ का प्रथम एवं द्वितीय नियम में अंतर पढ़ेंगे। फिर हम लोग चिन्ह परिपाटी भी पढ़ेंगे। उसके बाद व्हीटस्टोन सेतु पढ़ना है और संतुलित व्हीटस्टोन सेतु के लिए शर्त भी पढ़ना है। तो आज धारा विद्युत चैप्टर में हमारा कौन कौन सा टॉपिक्स कवर होने वाला है आज का क्लास में। तो किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का प्रथम एवं द्वितीय नियम में अंतर, चिन्ह परिपाटी, व्हीटस्टोन सेतु और संतुलित व्हीटस्टोन सेतु के लिए शर्त। सबसे पहले हम लोग चलते हैं किरचॉफ का नियम, जान लेते हैं कि यह क्या है। तो सर्वप्रथम हम लोग किरचॉफ का नियम पढ़ेंगे। किरचॉफ्स लॉज। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के मन में आएगा कि सर किरचॉफ का नियम किस लिए। हम लोगों ने ओम का नियम पढ़ा है। ओम का नियम सिंपल परिपथ में, सरल परिपथ में लागू होता है। अगर सरल परिपथ के बदले जटिल विद्युतीय परिपथ हो तब वहां पर ओम का नियम का उपयोग करके हम लोग धारा या विभवांतर नहीं ज्ञात कर पाएंगे। अगर सरल परिपथ हो जहां पर एक सेल हो, एक प्रतिरोध हो, ऐसी स्थिति में उस सरल परिपथ में ओम का नियम का उपयोग करके हम लोग विभवांतर और धारा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हमारा घर में बहुत सारा उपकरण लगा हुआ है। जैसे हम लोग देख सकते हैं हमारा घर में टीवी है, उसी प्रकार हमारा घर में बोर्ड है, स्विच बोर्ड। उसमें क्या होता है, तो बहुत सारा प्रतिरोध, बहुत सारा स्रोत एक साथ जुड़ा हुआ होता है। ऐसी स्थिति में यह परिपथ एक जटिल परिपथ हो जाता है और जटिल परिपथ में हम लोग ओम का नियम लागू करके प्रतिरोध और धारा ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तब हमें जरूरत पड़ जाती है किरचॉफ के नियम का। किरचॉफ साहब का जो नियम है, इसमें हम लोग दो नियम पढ़ेंगे, प्रथम नियम, द्वितीय नियम। इन दोनों नियम के मदद से किसी भी जटिल परिपथ में, किसी भी जटिल विद्युतीय परिपथ में धारा और विभवांतर आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो याद रखेंगे कि ओम का नियम धारा और विभवांतर को ज्ञात करने के लिए है सरल परिपथ में, किंतु किरचॉफ का नियम उसी राशि को ज्ञात करने के लिए है किंतु जटिल विद्युतीय परिपथ में। ठीक, तो हम लोग किरचॉफ का नियम का जो पहला नियम है उसे पहले पढ़ लेते हैं। प्रथम नियम, यह जो प्रथम नियम है ना, इसे हम लोग धारा का नियम या संधि नियम भी कह सकते हैं। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है उसे हम लोग धारा का नियम
या संधि नियम भी कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि प्रथम नियम है क्या। ठीक, तो देख लेते हैं यह प्रथम नियम क्या है। तो यह कहता है किसी संधि अर्थात जंक्शन पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो यह नियम क्या कहता है? किसी संधि अर्थात बिंदु भी बोल सकते हैं, किसी संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यह कहना है किरचॉफ के प्रथम नियम का। तो अगर कोई पूछता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, तो हम लोग कहेंगे सर सबसे पहले तो प्रथम नियम को धारा का नियम या संधि नियम भी कहते हैं, और यह कहता है कि किसी संधि अर्थात जंक्शन पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। हम लोग लिख सकते हैं अर्थात समेशन आई बराबर शून्य। इसमें हम लोगों को एक छोटा सा पॉइंट और नोट करना है। साइन कन्वेंशन अर्थात चिन्ह परिपाटी के रूप में। इसमें यह नोट करना है हमें, फर्स्ट पॉइंट, संधि की ओर धारा पॉजिटिव लिया जाएगा और संधि से दूर धारा निगेटिव लिया जाएगा। तो हम लोग याद रखेंगे कि संधि की ओर जो धारा जा रही होगी उसे पॉजिटिव लेना है, और जो धारा संधि से दूर जा रही होगी उसे निगेटिव लेना है। ऐसे मान लेते हैं हम लोग कि यह एक संधि है। जो धारा संधि की ओर जाती है वह पॉजिटिव, और जो धारा संधि से दूर जाती है वह निगेटिव। याद रहेगा हमें कि संधि की ओर जाने वाली धारा पॉजिटिव होती है, जबकि संधि से दूर जाने वाली धारा निगेटिव ली जाती है। जैसा कि हम लोग यहां देख रहे हैं कि अगर यह संधि है तो संधि की ओर जाने वाली धारा पॉजिटिव, संधि से दूर जाने वाली धारा निगेटिव। संधि को बिंदु भी हम लोग कहते हैं, बिंदु। इसीलिए हम लोग जब संधि का नियम लिखते हैं, संधि नियम लिखते हैं, तो यहां पर संधि के बदले बिंदु भी लिख सकते हैं। तो प्रथम नियम धारा का नियम कहलाएगा या संधि नियम कहलाएगा। यहां हम लोग संधि के बदले बिंदु भी लिख सकते हैं। अब इस चिन्ह परिपाटी का हम लोग एक डायग्राम में उपयोग करेंगे। इसे हम लोग नोट कर चुके हैं। नोट करने के बाद आगे बढ़ जाते हैं।
यह एक संधि है। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि कई प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। यह एक संधि है। अब मान लेते हैं कि इस प्रतिरोध में धारा है I1, इसमें I2, इसमें I3, इसमें I4 और इसमें है I5। हम लोग यहां देख सकते हैं कि I1, I2, I3 ये तीनों धारा संधि की ओर जा रही है, जबकि I4 और I5 संधि से दूर जा रही है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि यह तीनों संधि की ओर जा रही है तो पॉजिटिव। अब यह जो दोनों है यह होगा निगेटिव, तो -I4 -I5 इक्वल्स 0। तब यह हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स I4 प्लस I5। अब हम लोग किरचॉफ के प्रथम नियम को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? अर्थात संधि की ओर जाने वाली कुल धारा बराबर संधि से दूर जाने वाली कुल धारा। तो हम लोग किरचॉफ के नियम को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। किस नियम को? प्रथम नियम को। तो किरचॉफ के प्रथम नियम को दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे? तो संधि की ओर जाने वाली कुल धारा इक्वल्स संधि से दूर जाने वाली कुल धारा। संधि की ओर जाने वाली कुल धारा बराबर संधि से दूर जाने वाली कुल धारा। तो अब हम लोग प्रथम नियम पढ़ लिए और हम लोगों को शायद प्रथम नियम में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसमें पहला कि यह नियम ओपन एवं क्लोज्ड दोनों प्रकार के परिपथ में उपयोगी है। दूसरा, यह नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। और तीसरा, यह नियम धारा के लिए है। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है ओपन एवं क्लोज्ड दोनों प्रकार के परिपथ में उपयोगी है। ओपन परिपथ में भी और क्लोज्ड परिपथ में भी। यह नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है तथा यह नियम है किसके लिए? तो धारा के लिए है। अब हम लोग चलेंगे किसके तरफ? द्वितीय नियम।
यह जो द्वितीय नियम है इसे विभव का नियम या बंद पास का नियम अर्थात लूप रूल भी कहते हैं। तो अब चलेंगे हम लोग किरचॉफ का द्वितीय नियम के तरफ, जो विभव का नियम या बंद पास का नियम कहलाता है। विभव का नियम या बंद पास का नियम भी कहलाता है, अर्थात लूप रूल कहलाता है। ठीक, अब क्वेश्चन आता है कि द्वितीय नियम कहता क्या है। तो द्वितीय नियम कहता है किसी बंद परिपथ में समस्त ईएमएफ्स एवं समस्त विभवांतरों का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है। अर्थात समेशन डेल भी इक्वल्स 0, या इसी को लिख सकते हैं समेशन ई प्लस समेशन भी इक्वल्स 0। यह समेशन किसको दर्शाता है? तो समेशन सभी के जोड़ को दर्शाता है, समस्त को दर्शाता है। ठीक, तो आगे बढ़े हम लोग और द्वितीय नियम को समझ लेते हैं। किसी बंद परिपथ में समस्त ईएमएफ अर्थात विद्युत वाहक बल, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसीलिए यहां शॉर्ट में ईएमएफ्स लिख दिए हैं। किसी बंद परिपथ में समस्त ईएमएफ्स एवं समस्त विभवांतरों का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है, अर्थात समेशन डेल भी इक्वल्स 0 या समेशन ई प्लस समेशन भी इक्वल्स 0। तो पहला बात, तो यह जो द्वितीय नियम है यह केवल और केवल किसमें लागू होगा? बंद परिपथ में। और उस बंद परिपथ में सेल हो सकता है और प्रतिरोध हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? सेल और प्रतिरोध। तो समस्त ईएमएफ्स, अगर 10 ठो सेल है तो 10 का ईएमएफ लेंगे, तो समस्त ईएमएफ्स, और अगर 50 ठो प्रतिरोध है तो 50 का विभवांतर लेंगे। तो समस्त ईएमएफ्स और समस्त विभवांतरों का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है। इसे समेशन डेल भी इक्वल्स 0 लिखते हैं, या इसे समेशन ई प्लस समेशन भी इक्वल्स 0 लिख सकते हैं। अब इसे हम लोग यहां जो समेशन ई प्लस समेशन भी है, तो यहां जो समेशन भी है इसे समेशन आर आई भी लिख सकते हैं, भी इक्वल्स आर आई होता है। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं समेशन ई प्लस समेशन आर आई इक्वल्स 0। यह हो गया किरचॉफ का द्वितीय नियम। अब इस नियम के लिए भी हमें पढ़ना है चिन्ह परिपाटी अर्थात साइन कन्वेंशन। अब क्वेश्चन आता है कि इसके लिए चिन्ह परिपाटी
क्या है? तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि किरचॉफ का द्वितीय नियम में यहां एक है ईएमएफ जो सेल के लिए है, और दूसरा है यहां प्रतिरोध जो प्रतिरोधकता के लिए है। तो यहां पर सेल के लिए, सेल का जो ईएमएफ है उसके लिए अलग नियम होगा, अलग चिन्ह परिपाटी होगा, और यहां जो प्रतिरोध है आर, इसके लिए अलग चिन्ह परिपाटी होगा। अब यहां हम लोग प्रतिरोध का चिन्ह परिपाटी नहीं लेंगे, यहां तो चिन्ह परिपाटी हम लोग विभवांतर के लिए लेते हैं, लेकिन विभवांतर किसके आर पार? तो प्रतिरोध के आर पार विभवांतर लेते हैं, इसीलिए हम लोग यहां प्रतिरोधकता के लिए नियम पढ़ेंगे। यहां ईएमएफ के लिए नियम और यहां प्रतिरोधकता के लिए नियम। तो सबसे पहले इसमें आ जाते हैं हम लोग प्रथम नंबर में ईएमएफ रूल। सीधा सा बात है, ईएमएफ रूल तब लागू होगा जब हम लोग किसी सेल को पार कर रहे होंगे, सेल को क्रॉस कर रहे होंगे। ठीक, किसको क्रॉस कर रहे होंगे? सेल को क्रॉस कर रहे होंगे, सेल को पार कर रहे होंगे। यह क्या कहता है? इसे हम लोग दो बिंदुओं में समझ लेते हैं। सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर जाने पर, तो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर जाने पर हम लोग ईएमएफ क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। क्या लेंगे? ईएमएफ निगेटिव। तो जब सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर जाएंगे तो ईएमएफ निगेटिव ले लेंगे। और दूसरा कि सेल के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाने पर ईएमएफ क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। तो सेल के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाने पर ईएमएफ क्या लेंगे? पॉजिटिव। इसे हम लोग यहां एक छोटे से फिगर में समझ सकते हैं। यह सेल है, या पॉजिटिव टर्मिनल या निगेटिव टर्मिनल। अगर हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर जाएं, ऐसे जाएं, ऐसे, तब हमें ईएमएफ निगेटिव लेना है, माइनस ई लेना है। और इसके विपरीत अगर यही सेल है, या पॉजिटिव टर्मिनल है या निगेटिव टर्मिनल है, ऐसे मूव करें तब ईएमएफ पॉजिटिव लेना है। समझ गए? इसे हम लोग आसानी से, बहुत आसान है समझना। अब दूसरा आ जाता है रेसिस्टेंस रूल। रेसिस्टेंस रूल अर्थात प्रतिरोधकता के लिए नियम, प्रतिरोध के लिए नियम। तो रेसिस्टेंस रूल अर्थात प्रतिरोध के लिए नियम।
अब यह प्रतिरोध के लिए नियम क्या कहता है, रेसिस्टेंस रूल क्या कहता है, इसे भी हम लोग दो बिंदुओं में समझेंगे। पहला, सबसे पहले तो हम लोग जान लेंगे कि यहां रेसिस्टेंस रूल तब लागू करेंगे जब हम लोग किसी प्रतिरोध को क्रॉस कर रहे होंगे, प्रतिरोध के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जा रहे होंगे, तब उपयोग करेंगे। यहां करना क्या है, तो धारा की दिशा में जाने पर हमें माइनस आई आर लेनी है, या इसे माइनस आर आई ही लिख देते हैं। और दूसरा, धारा के विपरीत जाने पर प्लस आर आई लेनी है। यहां हम लोग फिगर में देख लेते हैं, एक प्रतिरोध है, मान लेते हैं इससे धारा आई प्रवाहित हो रही है और इसका प्रतिरोध कितना है, आर। अगर हम धारा के दिशा में चले, ऐसे जिधर धारा जा रही है उधर ही चले, तो हमें माइनस आर आई लेनी होगी। और इसके विपरीत यह भी एक प्रतिरोध ही है, धारा आई ही है, इसका प्रतिरोध आर है। अगर इस दिशा में चले तब हमें प्लस आर आई लेनी है। तो धारा के दिशा में जाने पर माइनस आर आई और धारा के विपरीत आने पर प्लस आर आई लेनी है हमें। यही है चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन। किसके लिए, तो यह हो गया किरचॉफ का द्वितीय नियम के लिए। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, चिन्ह परिपाटी को नोट कर लिए हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नोट पॉइंट 1, किरचॉफ का द्वितीय नियम केवल क्लोज्ड परिपथ में उपयोगी है। दूसरा, यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। और तीसरा, यह नियम विभव के लिए है। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम केवल क्लोज्ड परिपथ अर्थात बंद परिपथ में उपयोगी है। इसका उपयोग हम लोग किसी भी ओपन परिपथ में नहीं कर सकते हैं। यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, जबकि प्रथम नियम किस पर आधारित है, आवेश संरक्षण के नियम पर। यह नियम किसके लिए है, विभव के लिए है। अब हम लोग देखते हैं किरचॉफ के प्रथम एवं द्वितीय नियम में अंतर। किरचॉफ के प्रथम एवं द्वितीय नियम में अंतर। ऐसा करते हैं हम लोग
कि यहां लिख लेते हैं प्रथम नियम, जिसे हम लोग जंक्शन रूल कहते हैं, और यहां द्वितीय नियम लिख लेते हैं, जिसे हम लोग लूप रूल कहते हैं। और देखते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। पहला, यह किसके लिए है? धारा के लिए। और यह किसके लिए है? विभव के लिए। तो प्रथम नियम, जिसे जंक्शन रूल कहते हैं, वह धारा के लिए है, और द्वितीय नियम, जिसे लूप रूल कहते हैं, यह विभव के लिए है। यह है समेशन आई इक्वल्स 0, यह है समेशन डेल वी इक्वल्स 0। नेक्स्ट, थर्ड, यह जो नियम है यह है आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित, और यह है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित। तो यह प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है, द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। यह है ओपन, खुली एवं क्लोज्ड, बंद, दोनों प्रकार के परिपथ में उपयोगी। किंतु यह जो नियम है केवल क्लोज्ड अर्थात बंद परिपथ में उपयोगी। आसानी से हम लोग समझ गए इसे कि यह धारा के लिए है, यह विभव के लिए है, यह है समेशन आई इक्वल्स 0, यह है समेशन डेल वी इक्वल्स 0। उसके बाद हम लोग यह जो नियम है आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है, यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, यह ओपन खुली एवं क्लोज्ड बंद दोनों प्रकार के परिपथ में उपयोगी है, लेकिन यह जो है केवल क्लोज्ड अर्थात बंद परिपथ में उपयोगी है। तो हम लोग किरचॉफ के प्रथम एवं द्वितीय नियम में अंतर क्या है इसे भी समझ गए, और वह भी बहुत आसानी से। तो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, और नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है व्हीटस्टोन सेतु। तो अब हम लोग व्हीटस्टोन सेतु के तरफ चलेंगे। तो किरचॉफ का दोनों नियम याद रहेगा हमें। प्रथम नियम क्या है? तो प्रथम नियम है कि किसी संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, और द्वितीय नियम है कि किसी बंद परिपथ में समस्त ईएमएफ्स एवं समस्त विभवांतरों का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है। तब नेक्स्ट जो वीवीआई टॉपिक है हमारा वह है व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन
ब्रिज। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हीटस्टोन सेतु क्या है और इसका उपयोग कहां होता है? तो यह जो व्हीटस्टोन सेतु है, यह 4 शाखाओं वाला एक विद्युतीय युक्ति है। कितने शाखाओं वाला? 4 शाखाओं वाला एक विद्युतीय युक्ति है, अर्थात इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं, जिसमें से 3 प्रतिरोध ज्ञात होता है और एक प्रतिरोध जो होता है उसका मान हमें ज्ञात करना होता है। इसका मतलब है कि इसका उपयोग अज्ञात प्रतिरोध को मापने में होता है। अज्ञात प्रतिरोध को मापने में होता है व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग। तो व्हीटस्टोन सेतु 4 शाखाओं का, 4 शाखा बोले तो यहां 4 प्रतिरोध हो गया, 4 शाखाओं का एक विद्युतीय युक्ति है, एक युक्ति है जिसके 2 सिरों के बीच एक संवेदनशील गैल्वेनोमीटर लगा होता है। एक संवेदनशील गैल्वेनोमीटर लगा होता है और इसका उपयोग अज्ञात प्रतिरोध को परिशुद्धता से मापने में होता है, अर्थात शुद्धता से मापने में होता है। तो हम लोग क्यों नहीं लिख लें कि यह व्हीटस्टोन सेतु क्या है? व्हीटस्टोन सेतु 4 शाखाओं का एक युक्ति है जिसके किसी 2 सिरों के बीच एक संवेदनशील गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है। तो व्हीटस्टोन सेतु 4 शाखाओं का एक युक्ति है जिसके किसी 2 सिरों के बीच एक संवेदनशील गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है। अब इसका उपयोग अज्ञात प्रतिरोध को शुद्धता से मापने में किया जाता है। यह जो व्हीटस्टोन सेतु है, इसका उपयोग अज्ञात प्रतिरोध को शुद्धता से मापने में किया जाता है। अब दिए गए चित्र में एक व्हीटस्टोन सेतु को दिखलाया गया है। दिए गए चित्र में एक व्हीटस्टोन सेतु को दिखलाया गया है, तो दिखला देते हैं। एक प्रतिरोध यहां होगा, दूसरा प्रतिरोध यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां।
तो 4 प्रतिरोध हो गया, जिसे हम लोग P Q R एवं S लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? P Q R एवं S लिख सकते हैं। इसमें 4 सिरे हैं। कौन कौन? तो एक सिरा हो गया A, दूसरा B, C और D। इसमें से कोई 2 सिरा लेना है, या तो BD ले सकते हैं या AC ले सकते हैं। इन दोनों सिरे के बीच या इन दोनों सिरे के बीच एक संवेदनशील गैल्वेनोमीटर जोड़ देना है। तो यह एक संवेदनशील गैल्वेनोमीटर है, जिसे हम लोग यहां पर B और D के बीच जोड़ दिए हैं। अगर परिपथ में धारा चाहिए, परिपथ में क्या चाहिए? धारा चाहिए, तो हमें इसे जोड़ना होगा एक सेल और एक कुंजी से। यह सेल है जिसका EMF E है और यह कुंजी है। तो यह हो गया एक व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु। इसमें मान लेते हैं कि यह जो गैल्वेनोमीटर है, इससे कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? IG। इसमें P Q एवं R यह ज्ञात प्रतिरोध है, और S जो है यह एक अज्ञात प्रतिरोध है। G हो गया संवेदनशील गैल्वेनोमीटर। संवेदनशील गैल्वेनोमीटर हो गया जी। और IG हो गया गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा। के हम लोग जानते ही हैं कि के क्या है? तो एक की है, अर्थात कुंजी है। अब इतना चीज तो हम लोग आसानी से समझ सकते कि PQR ज्ञात प्रतिरोध है, S अज्ञात प्रतिरोध है, G संवेदनशील गैल्वेनोमीटर है, IG गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा है, और K क्या है? तो की है। तो यह है व्हीटस्टोन सेतु। यह डायग्राम है। और अगर कोई पूछता है व्हीटस्टोन सेतु है क्या, तो यह 4 शाखाओं का एक युक्ति है, जिसके किसी 2 सिरों के बीच एक संवेदनशील गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है। इसका उपयोग अज्ञात प्रतिरोध को शुद्धता से मापने में किया जाता है। अब यहां IG क्या है? गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा। 2 केस आता है। अगर IG का मान 0 नहीं हो, और दूसरा जब IG का मान 0 हो। अगर IG का मान 0 नहीं होगा तो वह असंतुलित व्हीटस्टोन सेतु कहलाएगा, और अगर IG का मान 0 हो जाता है तो वह संतुलित व्हीटस्टोन सेतु कहलाएगा। अगर IG का मान 0 नहीं होता है तब वह क्या कहलाएगा? तब वह कहलाएगा असंतुलित व्हीटस्टोन सेतु। और जब IG का मान 0 हो जाएगा तो वह कहलाएगा संतुलित व्हीटस्टोन सेतु। तो अब हम लोग यह भी देख लेते हैं असंतुलित व्हीटस्टोन सेतु। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब असंतुलित व्हीटस्टोन सेतु
अर्थात अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है? तो हम तो पहले बोल दिए हैं कि अगर Ig का मान 0 नहीं हुआ तब वह असंतुलित व्हीट स्टोन सेतु होगा, और जब Ig का मान 0 हो जाए तो वह संतुलित व्हीट स्टोन सेतु होगा। तो हम लोग क्यों नहीं इसे नोट कर ले? तो नोट कर लेते हैं हम लोग। यदि गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा शून्य नहीं हो, अर्थात Ig शून्य के बराबर नहीं हो, तब व्हीट स्टोन सेतु एक असंतुलित व्हीट स्टोन सेतु कहलाएगा। यदि गैल्वेनोमीटर से, तो सबसे पहले असंतुलित व्हीट स्टोन सेतु, अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन सेतु या अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है क्या? तो यदि गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा शून्य नहीं हो, अर्थात Ig शून्य नहीं हो, तब व्हीट स्टोन सेतु एक असंतुलित व्हीट स्टोन सेतु कहलाएगा। और दूसरा आ जाता है संतुलित व्हीट स्टोन सेतु, अर्थात बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। जस्ट इसके विपरीत लिखना है। संतुलित व्हीट स्टोन सेतु, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज को कैसे परिभाषित करेंगे? यदि गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा शून्य हो, अर्थात Ig इक्वल्स 0, तब व्हीट स्टोन सेतु एक संतुलित व्हीट स्टोन सेतु कहलाएगा। संतुलित व्हीट स्टोन सेतु, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज को कैसे परिभाषित करें? तो यदि गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा शून्य हो, अर्थात Ig इक्वल्स 0, तब व्हीट स्टोन सेतु एक संतुलित व्हीट स्टोन सेतु कहलाएगा। याद रखेंगे हम लोग अच्छे से। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संतुलित व्हीट स्टोन सेतु के लिए शर्त। कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। संतुलित व्हीट स्टोन सेतु के लिए शर्त, अर्थात कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज।
तो अब देखते हैं हम लोग कि संतुलित व्हीटस्टोन सेतु के लिए क्या शर्त है। बहुत आसान है, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझ सकते हैं इसे, और बहुत शॉर्टकट तरीका भी अपनाएंगे इस शर्त को प्राप्त करने के लिए। सबसे पहले तो हमें व्हीटस्टोन सेतु का डायग्राम बना लेना है। तो सबसे पहला काम करना है डायग्राम बनाने का। चार प्रतिरोध तो लेना ही होगा। P Q R S, यहां रहेगा गैल्वेनोमीटर, यहां एक सेल और यहां पर एक कुंजी अर्थात की लगा देनी है। अब इसे A B C D कंसीडर कर लेते हैं। पहला बात तो Ig इक्वल्स कितना है, 0 है। Ig इक्वल्स 0। जब तक Ig इक्वल्स 0 नहीं होगा तब तक यह संतुलित व्हीटस्टोन सेतु हो ही नहीं सकता है। तो संतुलित व्हीटस्टोन सेतु के लिए तो पहला शर्त यही है कि Ig का मान होना चाहिए 0। अब मान लेते हैं इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I1। अब यहां धारा 0 है। धारा 0 का मतलब हो गया इसका कोई रोल नहीं है। ठीक, रोल, इसका जो रोल है कैसे खत्म कर दिए, तो इसका रोल इस प्रकार से खत्म कर दिए कि गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित होने ही नहीं दिए। अब इससे कोई धारा प्रवाहित ही नहीं हो रही है। इसका मतलब है अगर यहां I1 धारा प्रवाहित हो रही है तो इसमें भी समान धारा ही प्रवाहित होगी। क्यों? क्योंकि इसमें तो कोई धारा है ही नहीं। तो बिंदु B पर तो ना I1 में जुट सकता है ना I1 से निकल सकता है, क्योंकि इसमें तो शून्य धारा है। शून्य का मतलब हुआ कि जितना आया उतना गया। अगर यहां कुछ निकल जाता तब यहां धारा घट जाता, या यहां से कुछ जाता तो यहां धारा बढ़ जाता, लेकिन यहां तो धारा है ही नहीं। इसका तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि धारा के मामले में कोई रोल ही नहीं है। तो जितना इधर गया उतना इधर निकल गया। समान केस यहां भी होगा, जितना इधर से आएगा उतना इधर से निकल जाएगा। मतलब इसमें समान धारा, इसमें समान धारा, क्योंकि इसमें कोई धारा है ही नहीं। अब नेक्स्ट आता है, चूंकि Ig इक्वल्स 0 इसलिए B एवं D समान विभव पर होंगे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? तो इसका एक ही आंसर हम लोग जानते हैं कि जब B और D दोनों का विभव समान हो जाए तब धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। जैसे हम लोग पृथ्वी पर खड़े हैं। कहां खड़े हैं? पृथ्वी पर। हमारा और पृथ्वी का विभव समान होता है, इसी कारण न पृथ्वी से हम में धारा आती है न धारा हमसे पृथ्वी में जाती है।
तो यहां भी तो यही बात है कि बी और डी का विभव समान है, तभी तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। अगर यहां विभव ज्यादा होता, इधर कम होता, तो यहां से धारा प्रवाहित होती। अगर इसका विभव ज्यादा होता, इसका कम होता, तो धारा इधर प्रवाहित होती। यहां धारा प्रवाहित नहीं होना दर्शाता है कि बी और डी दोनों का विभव समान है। और समान का मतलब है कि पहला चीज तो हम लोग लिख सकते हैं ए एवं बी के बीच विभवांतर इक्वल्स ए एवं डी के बीच विभवांतर। भी ए बी इक्वल्स लिख सकते हैं भी ए डी, ए और बी के बीच विभवांतर बराबर ए और डी के बीच विभवांतर। ए और बी के बीच विभवांतर बराबर ए और डी के बीच विभवांतर। अब विभवांतर बराबर क्या होता है? धारा गुना प्रतिरोध। तो I1 गुनी P इक्वल्स लिखेंगे यहां I1 गुनी Q, सॉरी I2 गुनी R, यही ना लिखेंगे। भी ए बी क्या हो गया? ए और बी के बीच विभवांतर, जिसे I1 इंटू पी लिखेंगे। भी बराबर आई आर, यहां आर तो है नहीं, पी है तो पी लिखना होगा। और यह जो भी ए डी है इसे लिखेंगे I2 इंटू आर। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, धारा गुना प्रतिरोध। इसे मान लेते हैं समीकरण 1। उसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं भी बी सी बराबर भी डी सी। भी बी सी बराबर भी डी सी। भी बी सी क्या हो गया? तो बी एवं सी के बीच विभवांतर बराबर डी एवं सी के बीच विभवांतर। और यह जो बी एवं सी के बीच विभवांतर है उसे लिखेंगे I1 इंटू क्यू। तो लिख देते हैं I1 गुनी क्यू। और भी डी सी को क्या लिखेंगे? I2 गुनी एस। I2 गुनी एस। तो बी ए बी क्या हो गया? ए और बी के बीच विभवांतर। ए और डी क्या हो गया? भी ए डी, ए और डी के बीच विभवांतर। इन दोनों के बीच विभवांतर बराबर इन दोनों के बीच विभवांतर, क्योंकि यह तो कॉमन पॉइंट है और इसका विभव और इसका विभव समान है। तो इतना का विभवांतर बराबर इतना का विभवांतर, उसी प्रकार इतना का विभवांतर बराबर इतना का विभवांतर। इसे समीकरण मान लेते हैं 2। अब समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर यह हो जाएगा I1, सॉरी क्या लिखा जाता है, I2 इंटू आर। यहां हो गया I1 इंटू क्यू इक्वल्स हो गया I2 इंटू एस। यहाँ जो I1 है कैंसिल, यहाँ I2 कैंसिल। P बटे Q इक्वल्स R बटे S। यही है अभीष्ट शर्त, P बटे Q बराबर R बटे S। और आज जो हम लोगों ने चिन्ह परिपाटी पढ़ा है, उस चिन्ह परिपाटी का उपयोग करेंगे। कहां पर करेंगे? तो जब हम लोग जटिल परिपथ से संबंधित न्यूमेरिकल्स सोल्व करने लगेंगे, तब हम लोग आज जो पढ़े हैं चिन्ह परिपाटी उसका उपयोग यहां वहां पर करेंगे। उसके लिए थोड़ा सा 1-2 क्लास आगे चल करके हमें सवाल को लेना होगा। तो हम लोग 1-2 क्लास वेट करते हैं, कुछ और टॉपिक्स को ले लेते हैं, और तब जब न्यूमेरिकल्स की ओर चलेंगे तब आज जो हम लोग चिन्ह परिपाटी पढ़े हैं दोनों नियम के लिए, उसका उपयोग उस नियम का उपयोग न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में करेंगे। हमें आशा है कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो सीधा सा YouTube चैनल पर कमेंट बॉक्स होता है, भेज देना है।
नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।